गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव तंत्र, और मानव तंत्र में भी हम कर रहे थे जनन तंत्र, और जनन तंत्र में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र के दो भाग बताए थे, दो प्रकार के अंग थे, एक तो प्राथमिक अंग और दूसरा द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग में था जनद, नरजनद, जिसे हम बोलते हैं नरजनद को वृषण। और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। और नर हार्मोन भी यही बनते हैं, नर हार्मोन। और नर हार्मोन में कौन सा हार्मोन था? टेस्टोस्टेरोन। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में हमने प्राथमिक और द्वितीयक अंग बताए थे। और प्राथमिक अंग में आता है नर जनद, और जिसे हम बोलते हैं वृषण। और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और नर हार्मोन का भी निर्माण होता है। नर हार्मोन में है टेस्टोस्टेरोन। वृषण संख्या में 2 थे। और वृषण कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में। तो अब हम द्वितीयक अंग बताएंगे कौन कौन से हैं। द्वितीयक अंगों में पहला है वृषण कोश, दूसरा शुक्र वाहिनी जो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करेगी, तीसरा था शुक्राशय, चौथा था बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि, पांचवा द्वितीयक अंग था मूत्र मार्ग, और छठा द्वितीयक अंग था शिश्न। ये द्वितीयक अंग थे नरजनन तंत्र के, और इनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं बच्चों। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। और वृषण से शुक्राणु कहाँ जाएंगे? वृषण कहाँ होता है? वृषण कोश में। और वृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिनी द्वारा कहाँ जाते हैं? शुक्राशय में। और यहां पर तरल बनता है, और उस तरल के साथ शुक्राणु मिलकर शुक्राणुओं को ये पोषण देता है तरल, और तरल और शुक्राणु मिलकर बनाते हैं वीर्य। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी तरल बनता है, और वो भी वीर्य का निर्माण करने में मदद करता है। ये वीर्य मूत्र मार्ग से होते हुए, शिश्न से होते हुए मादा की योनि में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये नर जनन तंत्र पढ़ा बच्चों हमने। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम शुक्राणु की थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। शुक्राशय के अंदर तरल उसको पोषण प्रदान करता है, किसको? शुक्राणुओं को। अगर हम शुक्राणु की स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से शुक्राणु होता है, और ये इसका मध्य भाग होता है शुक्राणु का, और ये होती है शुक्राणु की पूंछ। और शुक्राणु एक कोशिका है, नर युग्मक है, और अगुणित होता है। ये अगुणित मतलब गुणसूत्रों की संख्या यहां पर आधी होती है। जैसे
तो कितनी रह जाएगी, n। और यहां पर ये सिर है और सिर में केंद्रक पाया जाता है, नर केंद्रक, नर युग्मक का केंद्रक, और ये द्रव होता है। शुक्राणु एक कोशिका है, नर युग्मक है। और अब देखिए ये इसका मध्य भाग है, किसका, शुक्राणु का, और ये शुक्राणु का सिर है और ये है पूंछ। जब शुक्राणुओं को योनि में छोड़ा जाता है तो पूंछ की सहायता से वह गति करके योनि मार्ग से होता हुआ गर्भाशय और आगे अंडवाहिनी तक, अंडाशय तक जाने का प्रयास करता है। जब अंडाशय में जाता है उससे पहले ये हिस्सा छोड़ दिया जाता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही अंडाशय के अंदर जाता है। अंडवाहिनी के अंदर अंडा आता है और वहां पर ये हिस्सा जाएगा। तो अब हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मादा जनन तंत्र। देखिए बच्चों, अब हम वीडियो पर देखेंगे। बच्चों देखते हैं वीडियो पर डायग्राम। तो मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसका डायग्राम देख रहे हैं बच्चों हम। टॉपिक है हमारा मादा जनन तंत्र। इसमें देखिए मादा जनन तंत्र में भी दो प्रकार के अंग होंगे, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंगों में आता है बच्चों अंडाशय। देखिए दो आपको अंडाशय दिखाई दे रहे होंगे, देखिए देखिए, एक तो ये रहा और एक इधर, ये अंडाशय है। तो प्राथमिक जनन अंग है मादा का, उसमें आते हैं अंडाशय। और अंडाशय का मेन काम क्या है, ये दो जोड़ी होते हैं अंडाशय, और मादाओं का प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसका दो कार्य हैं, एक जनन कोशिकाओं का निर्माण करना, और जनन कोशिकाओं में कौन आती है बच्चों, अंडाणु। अंडा बनेगा इसके अंदर, कहां पर, अंडाशय के अंदर। दूसरा काम है मादा हार्मोन बनाता है, कौन, अंडाशय। और मादा हार्मोन में कौन कौन से आते हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताए थे। तो अंडाशय के दो काम हैं, एक तो अंडाणु बनाना, दूसरा मादा हार्मोन बनाना। और मादा हार्मोन में आता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। जो अंडाशय है, देखिए दो अंडाशय आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, अंडाशय लिखा हुआ है, देखिए बच्चों। तो अंडाशय उदर गुहा में, उदर गुहा पेट, और किडनी हमने पढ़ी थी, तो किडनी के नीचे श्रोणी भाग में, ये बीच में जो दिखाया गया है बच्चों, ये देखिए बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ये गर्भाशय है। तो गर्भाशय के दोनों तरफ देखिए, इधर भी है और इधर भी है। तो गर्भाशय के दोनों ओर एक जोड़ी यानी कि दो अंडाशय पाए जाते हैं। और कहां पर होंगे अंडाशय, उदर गुहा में, किडनी के नीचे और श्रोणी भाग में पाए जाते हैं। और श्रोणी भाग में गर्भाशय भी होता है, और गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय पाए जाते हैं। ये जो अंडाशय हैं, इनमें बहुत सारी संख्याओं में, असंख्य संख्याओं में अंडाशय पुटिकाएं होती हैं, छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं। और ये पुटिकाएं क्या काम करती हैं, अंडाणु का निर्माण करती हैं। तो देखिए बच्चों की जो मादा है,
जब उसमें किशोर अवस्था शुरू होती है, टीनेज शुरू होती है, तो अंडाणु परिपक्व होने लग जाते हैं। इसमें जो अंडाणु बनेंगे वो परिपक्व होने लग जाते हैं और परिपक्व अंडाणु यहां से अंडाशय से होकर कहां जाते हैं, ये अंडवाहिनी में जाते हैं और अंडवाहिनी में जाकर गर्भाशय में जाते हैं। गर्भाशय में जाने के बाद यहां पर इनका स्त्राव, यहां से जो ब्लड है, रक्त है, उसका स्त्राव होता है। अंडाणु के पकने पर यानी परिपक्व होने पर क्या होता है, स्त्राव होता है और यह स्त्राव रक्त के रूप में गर्भाशय की ग्रीवा से होते हुए, योनि मार्ग से होते हुए स्रावित कर दिया जाता है। जब बालिकाओं में या मादाओं में पहली बार जब रक्त का स्त्राव होता है तो इसे बोलते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन। और ये जो रक्त का स्राव है वो 28 दिनों में अंडाशय के अंदर अंडाणु परिपक्व हो जाता है और 28 दिनों बाद रक्त का स्राव होता है और हर 28वें दिन बाद मादाओं में रक्त का स्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहा जाता है। जब मादाओं की उम्र 50 के करीब हो जाती है या 50 से ज्यादा होती है तो यहां पर अब अंडाणुओं का परिपक्वन रुक जाता है और रक्त का स्राव नहीं होता है और इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहेंगे, रजोनिवृत्ति। तो यहां पर बच्चों देखिए, ये दो अंडाशय हैं और ये दोनों अंडाशय गर्भाशय की दोनों तरफ, दाईं और बाईं दोनों तरफ पाए जाते हैं और इस अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और मादा हार्मोन का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए बच्चों। और अभी समझाया है आपको अंडाशय के बारे में। इसके बाद मादा जनन तंत्र में द्वितीयक अंग आते हैं। द्वितीयक अंगों में आती है अंडवाहिनी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये भी दो होती हैं, देखिए दाईं और बाईं तरफ दोनों गर्भाशय के। अब ये फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी क्या करती है, एक थैले जैसी संरचना बनाती है। ये थैले जैसी संरचना है और इस थैले जैसी संरचना को बोलते हैं गर्भाशय। आपको दिखाई दे रहा होगा थैले जैसी संरचना। अब ये आगे गर्भाशय के आगे इसकी ग्रीवा है, ये गर्भाशय की ग्रीवा, और आगे देखिए ये योनि है और इस योनि में अम्लीय पदार्थ लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो इन्फेक्शन को रोकता है मादाओं के अंदर। क्योंकि जब ऋतुस्राव होता है तो ब्लड के आने से इन्फेक्शन भी ना हो तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को यहां पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, द्वितीयक लैंगिक अंगों में क्या क्या आ रहा है। पहला आ रहा है अंडवाहिनी, जिसे कि हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। दूसरा है गर्भाशय, थैले जैसी संरचना। तीसरा है योनि। अब हम बताएंगे आपको अंडवाहिनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। देखिए अंडवाहिनी आपको दिखाई दे रही है, ये रही अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की डिटेल देखिए बच्चों, यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है। नली होती है ये एक, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। आपको दिख रहा है दोनों तरफ ये नली दिखाई दे रही है। देखिए बच्चों, एक नली तो ये रही अंडवाहिनी और एक नली ये रही, दोनों तरफ ये नली होती है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये नलिकाकार अंग है और कुंडलित अंग है। ये अंडवाहिनी के द्वारा ही अंडाणु अंडाशय से, देखिए अंडाशय है और ये अंडवाहिनी है, इसके द्वारा ही अंडाणु अंडाशय से कहां आते हैं बच्चों, गर्भाशय में। ये जो नली है, अंडवाहिनी है, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। आपने स्केल देखा होगा तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ये नली। कौन सी नली, अंडवाहिनी। अब बच्चों आगे देखिएगा कि जो ये निषेचन की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु का जो संयोग होता है उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है अंडवाहिनी। आगे देखते हैं हम, थैले जैसी संरचना गर्भाशय। ये गर्भाशय आपको दिखाई दे रहा है।
गर्भाशय उदर के निचले भाग में, उदर पेट के निचले भाग में गर्भाशय होगा और एक तरफ पीछे की तरफ मूत्र की थैली और मलाशय की थैली, दोनों तरफ, इन दोनों के बीच में गर्भाशय पाया जाएगा। कहां पर? मूत्र की थैली और मलाशय के बीच में। मूत्र की थैली में मूत्र इकट्ठा होता है और मलाशय में आपका अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता है, तो दोनों के बीच के में ये पाया जाएगा गर्भाशय। इसका चौड़ा भाग, ये देखिए ऊपर का भाग कैसा है? चौड़ा। तो इसका चौड़ा भाग है ऊपर की ओर, सकरा भाग, ये थोड़ा सकड़ा भाग है नीचे की तरफ। दिख रहा होगा आपको, ऊपर की ओर तो चौड़ा भाग है और नीचे की तरफ कैसा भाग है? सकड़ा भाग है। ये ग्रीवा है और यहां पर ये गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए कहां खुलता है? योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणुओं द्वारा निषेचित अंड, शुक्राणुओं द्वारा जो अंडा आता है, एग आता है, कहां से? अंडाशय से। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से भ्रूण बनता है और वो कहां स्थापित होता है? उसका विकास कहां होता है? वह गर्भाशय में स्थापित होता है बच्चों। अब देखिए यहां पर भ्रूण स्थापित होगा कहां पर? गर्भाशय में। और भ्रूण और गर्भाशय दोनों को जोड़ने वाला जो जोड़ा जाएगा, इसको बोलेंगे हम भ्रूण रोपण। यहां पर भ्रूण को रोपित किया जाता है, यहां पर भ्रूण का रोपण होता है। कहां पर? गर्भाशय के अंदर। तो माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी। अब यहां पर जो भ्रूण है रोपित हो जाएगा और भ्रूण से एक नली निकलती है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और ये बच्चे के नाभि से होती हुई कहां जाती है? माता की नाभि से जुड़ जाती है और माता के द्वारा पोषण प्लेसेंटा द्वारा ही बच्चे को प्राप्त होता है। इसके बाद है ये योनि मार्ग। योनि मार्ग में देखिए ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई कितनी होती है योनि मार्ग की? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है योनि मार्ग। लंबी नाल है और स्त्रियों के अंदर मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। और रजोधर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रक्त का स्त्राव, तो रजोधर्म स्त्राव भी यहीं से होता है और यहीं से ही, योनि से ही, जब ये बच्चा यहां गर्भाशय के अंदर होगा तो जब प्रसव का टाइम आता है तो इस योनि मार्ग से ही प्रसव होता है, बच्चा बाहर आता है। योनि में ही लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। यहां पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि क्या करते हैं? इन्फेक्शन को होने नहीं देते मादा की योनि के अंदर। तो बच्चों नर में हमने देखा क्या देखा कि मूत्र मार्ग और शुक्राणुओं का, दोनों का मार्ग, स्खलित होने का मार्ग एक ही था, शिशन के द्वारा स्रावित हो रहे थे, जबकि मादा के मूत्र मार्ग छिद्र अलग होगा और योनि मार्ग छिद्र अलग होता है। तो अभी हमने देखा मादा जनन तंत्र। देखिए बच्चों, अभी आपको डिटेल में मैंने बताया है, आप इसका डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको लिखा हुआ भी बताती हूं। आ जाओ चाहे बच्चों, अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर होते हैं और बताते हैं मादा जनन तंत्र की आगे डिटेल।
बाद स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम देख रहे थे मादा जनन तंत्र। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसे। तो अभी हमने आपको मादा जनन तंत्र डायग्राम के थ्रू बताया है। देखिए बच्चों, ये पूरा डायग्राम आप बना लीजिए, बहुत इजी है डायग्राम। ये एक थैले जैसी संरचना है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय का ये चौड़ा भाग है और नीचे संकरा भाग है, और यहाँ पर गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय है और अंडाशय से अंडवाहिनी निकलती है, फैलोपियन ट्यूब, और वो आगे दोनों तरफ निकलती है और थैले जैसी संरचना बनाती है। ये गर्भाशय की ग्रीवा है और ग्रीवा खुलती है आगे योनि मार्ग में। तो बच्चों अब हम इसकी डिटेल एक बार वापस से देख कर बता देते हैं। आपको समझा दिया डायग्राम से, अब हम देख देख के आपको बताते हैं कि कैसे क्या है। आप भी पढ़िए इसे। प्राथमिक जनन अंग है मादा जनन तंत्र के अंदर, और प्राथमिक जनन अंग में आता है मादाओं में प्राथमिक जनन जाते हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है, यह मादा जनन कोशिका अंडाणुओं का निर्माण करता है, और दूसरा कार्य देखिए, द्वितीय, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करता है। ये बच्चों, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करता है। आपको बताया था मैंने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अभी डायग्राम में आपको समझाया था, दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। बताया था बच्चों, कहां पर होते हैं अंडाशय? उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अंडपुटिकाएं पाई जाती हैं, और ये पुटिकाएं क्या करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं ये? अंडाणु का निर्माण। अंडाणु जब परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। तो बच्चों आपको डिटेल वैसे मैंने समझा दी है, फिर भी आप देखते चलिए कि अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करते हैं। अब आते हैं बच्चों द्वितीयक लैंगिक अंग, और द्वितीयक लैंगिक अंग में नर की भांति ही प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्य की मदद के लिए द्वितीयक लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं, और द्वितीयक लैंगिक अंगों में है, पहला है अंडवाहिनी। पहला कौन सा है बच्चों? अंडवाहिनी। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलियां अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। यह निषेचन क्रिया के अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती हैं। बच्चों ये डिटेल आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया।
सेम एज इट इज आप बुक से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी देखते चलिए। नेक्स्ट आता है गर्भाशय। गर्भाशय उदर गुहा के निचले भाग में मूत्र थैली और मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है, जहां दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक थैली नुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर स्थित होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित होते हैं। भ्रूण का विकास करता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटे का रोपण भी करता है। कहां करता है प्लेसेंटे का रोपण? गर्भाशय में। योनि, यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है, और यह अंग स्त्रियों में रजो धर्म स्त्राव तथा प्रसव के मार्ग को भी प्रदान करता है, कार्य करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं और यहाँ के वातावरण को अम्लीय बनाते हैं। अब बच्चों, ये हमने देखा मादा जनन तंत्र। इसके बाद आती है प्रजनन की अवस्थाएं। तो प्रजनन की अवस्थाएं आ जाती हैं। तो प्रजनन की अवस्थाओं में आता है पहला युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु। तो वृषण के द्वारा तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाशय के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं और अंडाशय के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है युग्मक जनन, और युग्मक जनन में शुक्र जनन और अंड जनन होता है। वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन और अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन कहलाता है। आगे नेक्स्ट बच्चों देखिए निषेचन। निषेचन में मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं। शुक्राणु मादा की योनि में छोड़े जाते हैं और अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं? संयुग्मन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। और संयुग्मन के बाद सिर्फ उनके केंद्रक संयुग्मित होते हैं और संयुग्मन के बाद जो बनता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। तो इसे कहते हैं युग्मनज का निर्माण, और युग्मनज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? निषेचन। अब बच्चों युग्मनज बन गया है, थर्ड आता है हमारा विदलन तथा भ्रूण का रोपण। विदलन तथा भ्रूण का रोपण। अब क्या होता है युग्मनज में? क्या होता है बच्चों? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद ब्लास्टूला बन जाता है, कोरक बन जाता है, और यह कोरक गर्भाशय के अंत स्तर पर जाकर स्थापित हो जाता है, और इसे हम कहते हैं भ्रूण रोपण। इसके बाद होता है प्रसव। भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, और विभिन्न अवस्थाओं के बाद गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है, और शिशु जन्म की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रसव। तो आप इन्हें देखिए बच्चों, प्रजनन की अवस्थाएं।
अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं बोर्ड पर। प्रजनन की अवस्थाएं बता रहे हैं हम आपको। प्रजनन की अवस्थाएं 4 हैं: युग्मक जनन, निषेचन, विदलन और भ्रूण का रोपण। युग्मक जनन अब आपको बता चुके हैं। वृषण बनाता है, क्या बनाता है? शुक्राणु। और अंडाशय क्या बनाता है? अंडाणु। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्र जनन। क्या कहलाएगी बच्चों? शुक्र जनन। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाएगी अंड जनन। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन और अंडाशय बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। अब अगर हम देखें बच्चों तो ये गर्भाशय की ग्रीवा और ये योनि मार्ग। यहां पर अंडाशय था, दोनों तरफ अंडाशय है और अंडाशय से क्या निकली है? अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी किसका निर्माण कर रही है फिर आगे जाके? गर्भाशय का। और गर्भाशय में ये खुल रही है। देखिए बच्चों कि मैथुन की क्रिया के दौरान शुक्राणु मादा की योनि में, ये योनि भाग है, मादा की योनि में छोड़ दिए जाते हैं और यहां से अंडाणु आते हैं और अंडाणु और शुक्राणुओं का संयोग होता है। और अंडाणु और शुक्राणुओं का संयोग, ये अंडाणु का केंद्रक है और ये शुक्राणु का केंद्रक है और इन दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तो निषेचन क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन, जुड़ना। क्या कहलाएगा बच्चों? निषेचन। अब इन दोनों के बाद बन जाता है, दोनों के जुड़ने से जो बनता है वह कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाएगा बच्चों? युग्मनज। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के जुड़ने से, इनके केंद्रकों के जुड़ने से क्या बन गया है? युग्मनज। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये युग्मनज है, ये बन गया। और युग्मनज में केंद्रक है, एन थे, ये अगुणित थे। जो मादा का केंद्रक था वो भी एन था और नर का केंद्रक भी एन था। और अब ये दोनों जुड़कर क्या बन गए? 2n बन गए। अब इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इस तरीके से क्या होता है? युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के बाद क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। पहले बनेगा कोरक या ब्लास्टुला, कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। और ये कोरक और ब्लास्टुला भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण कहां? मादा के गर्भाशय में रोपित हो जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा रोपण हो जाता है। तो इस प्रकार विदलन होता है, कोरक बनता है और उससे क्या होता है? विदलन के द्वारा भ्रूण का रोपण होता है। अब भ्रूण कहां पर आ गया बच्चों? गर्भाशय में, मादा के गर्भाशय में। तो हमने अभी आपको बताया कि यहां पर गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है वहां पर यह भ्रूण रोपित हो जाता है। और यहां पर धीरे धीरे क्या होता है? इसको मादा को और यानी कि माता और बच्चा यानी कि भ्रूण, इनको पोषण मिलता है प्लेसेंटा से द्वारा। प्लेसेंटा माता को और भ्रूण को आपस में जोड़ता है पोषण प्रदान करने के लिए। अब पोषण मिलता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है? यहां पर बच्चे का सिर, गर्दन, हाथ, पैर ये सब विकसित होने लग जाते हैं। और इसमें पूरा टाइम लगता है 9 माह का।
या कभी इससे ज्यादा या कभी इससे कम भी थोड़ा हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो शिशु बन जाता है और ये शिशु एक थैली जैसी संरचना में फिक्स होता है। और इस थैली जैसी संरचना में देखिए, ये थैली जैसी संरचना है और यहां पर क्या है, शिशु फिक्स है, शिशु है। यहां पर द्रव भरा होता है। अब जब टाइम आता है प्रसव का, तो शिशु को योनि मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जो माता है उसमें पेन आते हैं, लेबर पेन आते हैं और उसके द्वारा शिशु को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी हैं, युग्मक जनन, निषेचन, विदलन द्वारा भ्रूण का रोपण और प्रसव। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखिए, प्रजनन की अवस्थाएं, प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, युग्मक जनन, निषेचन, विदलन द्वारा भ्रूण का रोपण और चौथी अवस्था है प्रसव। आप नोट कर लीजिए इन्हें, प्रजनन की अवस्थाएं। तो जनन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, और ये हमें पढ़ाना जरूरी था जेनेटिक्स आनुवंशिकी से पहले। अब आप क्या देखते हो कि बच्चे के अंदर गुणसूत्र आ गए हैं। केंद्रक आया था, किस किस का केंद्रक आया था, माता का और पिता का। और एन तो कहां से आए थे, पिता से, और एन कहां से आए थे, माता से। तो इसीलिए आप देखते हो कि जो शिशु है, जो बच्चा है, उसके जो लक्षण हैं कि आंख, जैसे पापा की आंख भूरी है तो बेटे की आंख भूरी होना, अगर पिता लंबा है तो बेटा लंबा होना, माता गोरी है तो बच्चे का गोरा होना। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि माता पिता से लक्षण आ जाते हैं, और लक्षणों की वंशागति ही और इसका अध्ययन ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।